बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक शायर की तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिक़दार रसद। मिक़दार लिखा है, इसका मतलब मिक़दार रसद भी है और मिक़दार तलब पर असरात। कल हमने देखा कि जब हमारी रसद मुअय्यन हो और कीमत में तलब में इजाफा या कमी हो तो हमारी कीमत और मिक़दार पर क्या असर पड़ता है। कल हमारी मिक़दार पर कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि हमारी रसद मुअय्यन थी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि गैर मुअय्यन हो, लचकदार हो तो क्या होता है। कल हमारा ये था कि हमारी रसद गैर लचकदार थी। गैर लचकदार सीधी हमने तलब और रसद में इजाफा या कमी को देखा। स्टूडेंट, आप लोगों ने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि तलब अगर बढ़ जाए तो उसका हद रसद किस तरफ मुंतकिल होता है, और अगर तलब कम हो जाए तो, और अगर रसद कम हो जाए तो उसका जो हद है वो किधर मुंतकिल होता है, और अगर बढ़ जाए तो किधर मुंतकिल होता है। ठीक हो गया। आज हमने पढ़ना है अगर रसद ना बदले लेकिन तलब में कमी बेशी हो जाए तो क्या होता है। अब हमारी रसद ना बदले, इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर लचकदार है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रसद ना बदले, एक ये और एक और मैं करूँगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप लोगों ने खुद ही करना है ताकि आप लोगों की खुद के लिए भी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले आप हमारा दूसरा है कि रसद ना बदले लेकिन क्या बदले, तलब कम या ज्यादा हो। सबसे पहला हमारा जो एक इनिशियल यानी कि पहले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कीमत, यहाँ पर लेते हैं मिक़दार। अब ये मिक़दार किसकी है, तलब और रसद की। स्टूडेंट, सबसे पहले एक सप्लाई का और एक डिमांड का। ठीक हो गया। जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है दोनों, जब यहाँ पर आपस में दोनों कता करते हैं, टच करते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि हमारी तलब और रसद आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर हो तो नीचे की तरफ लेकर जाएं तो एक मतवाजनी मिक़दार, और यहाँ पर लेकर आए तो मतवाजनी कीमत मालूम की जाती है। हम इसको स्टार का नाम दे देते हैं। स्टार इसलिए कि ये एक मतवाजनी कीमत है और मतवाजनी मिक़दार है जहाँ पर तलब और रसद आपस में क्या है, बराबर है। अब है इसके बाद अगर तलब में कमी या इजाफा हो तो क्या। अगर तलब इजाफा हो जाए, तलब में इजाफा, हत्ते तलब ऊपर की तरफ, बिल्कुल ये हमारा हत्ते तलब ऊपर की जानिब मुंतकिल हो गया। ये तीर हमें जाहिर कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ मुंतकिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारी तलब बढ़ जाए, रसद ना बढ़े, तलब बढ़ गई, अब हमारा जो है तवाज़न किसी और जगह पर मुंतकिल हो गया। पहले यहाँ पर था, अब कहाँ पर हो गया, ये ऊपर हो गया। यहाँ पर ई डैश हो गया, मतवाज़न यहाँ पर हो गया। अब हमें जब यहाँ पर इसको पी की तरफ लेकर जाएंगे, प्राइस की तरफ, तो एक हमारी एक और कीमत निकल आएगी, हम इसको P1 का नाम देते हैं। रसद ना बदले, मुअय्यना नहीं है रसद लेकिन लचकदार है, ये हरकत हो रही है लेकिन मुंतकिल नहीं हो रही। अगर हत्ते रसद कम बेश ना हो लेकिन हमारी तलब बढ़ जाए तो कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मिक़दार तलब मिक़दार के लिए हद नीचे लेकर आए तो हमारा Q1 भी बढ़ जाएगा।
Q1 भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तलब बढ़ने से हमारी मिकदारे तलब और रसद दोनों बढ़ गई, कीमत में भी इजाफा हो गया। इसके बाद अगर हमारी रसद कम हो जाए तो क्या होगा, इस हद के ऊपर चला जाएगा, हद या इसके नीचे, तो नीचे आ जाएगा जब हमारी तलब कम हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं डी डैश का। अब स्टूडेंट्स हमारा तवाज़ुन कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर रसद और ये वाला हद तलब बराबर है। अब नीचे लेकर आए तो एक और मिकदार जाहिर हो जाती है, इसको यहाँ पर लेकर आए तो एक और कीमत निकल आती है। तलब बढ़ने से कीमत बढ़ गई, तलब के कम होने से कीमत कम हो गई, मिकदार कम हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद एक और करते हैं, अगर तलब और रसद दोनों में बराबर का इजाफा हो जाए तो क्या होता है, दोनों में इजाफा की तलब भी बढ़ रही है और रसद भी बढ़ रही है। सबसे पहले रसद का, तलब का, मतवाजनी कीमत ये, मिकदार ये और मतवाजनी कीमत ये, इसको P स्टैटिक और इसको PQ स्टैटिक। यहाँ तक क्लियर। अब अगर दोनों में बराबर का इजाफा हो जाए तो क्या होगा, अब हमें सप्लाई में इजाफा कर देना है। जब सप्लाई में रसद में इजाफा होगा तो हद रसद किस तरफ मुंतकिल हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारी डिमांड में भी इजाफा हो गया। ये हमारा हद रसद जब नीचे की तरफ मुंतकिल हुआ तो हमारी डी डैश भी ऊपर की तरफ मुंतकिल हो गया। दोनों में बराबर का इजाफा हुआ था ना। जब इसमें डिमांड में इजाफा होगा तो हद तलब ऊपर, जब रसद में इजाफा होगा तो हद रसद नीचे। अब यहाँ पर देखें, जब अब दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया, दोनों न्यू हद जो पहले नए हद हैं वो यहाँ पर आके इंटरसेक्ट हुए, तो यहाँ पर अगर हम लेकर जाएं तो हमारी कीमत में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हमारी मिकदार में इजाफा हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि अगर दोनों में बराबर में इजाफा हो तो हमारी कीमत वही की वही रहती है, लेकिन हमारी रसद में भी इजाफा हो जाए तो हमारी मिकदार रसद और मिकदारे तलब में इजाफा हो जाता है। स्टूडेंट बाकी सारे आप लोगों ने खुद ही करने हैं, बहुत इजी हैं। बस आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई है इबारत उसको पढ़ना है और अपने सप्लाई के हद और डिमांड के हद को ऊपर नीचे लेकर आना है। बाकी सिंपल है, इजी है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आइकम वालों का भी और FA वालों का। ठीक है। आइकम वालों का चैप्टर नंबर 4 है और FA वाले बच्चों का चैप्टर नंबर 7 है। नजरिया पैदाइश दौलत है FA वालों का और आमलीन पैदाइश है आइकम वालों का। दोनों की डिटेल एक ही है, बस नाम थोड़े से चेंज कर दिए। अच्छा, अब हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 है आइकम का और चैप्टर नंबर 7 है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कि पैदाइश कैसे होती है, कौन कौन चीज़ों की पैदाइश में अहम किरदार अदा करते हैं,
इसके बाद पैदाइश दौलत क्या है और मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश क्या है। आमलीन पैदाइश या दौलत का नजरिया। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि पैदाइश दौलत है क्या, कि आमलीन पैदाइश किसको पैदा करते हैं। हम पैदा करते हैं पैदाइश दौलत। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैदाइश दौलत है क्या। इंसान जब से इस दुनिया में आया है, हजात ने इसे अपने घेरे में ले रखा है। इन हजात की तस्कीन के लिए वो मुख्तलिफ अशिया खिदमात के हसूल में शबो रोज़ सरगर्दा रहता है। इनमें गैर मौशी हजात की तस्कीन तो ऐसी अशिया से हो जाती है जिनके लिए इसे मौशी जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लेना पड़ता और ना ही इसे कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। मतलब कि कुछ ऐसी हमारी ज़रूरियात हैं, ऐसी हमारी ख्वाहिशात हैं जिनके लिए हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, हमें मुफ्त मिल जाती हैं। मसलन सूरज की रोशनी, बारिश का पानी वगैरह। लेकिन कुछ ऐसी हमारी ख्वाहिशात हैं, ऐसी ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें कीमत को अदा करना पड़ता है, जिसके लिए हमें मौशी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तको-दो भी करनी पड़ती है। अशिया की पैदावार का ये अमल पैदाइश दौलत कहलाता है। ठीक हो गया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि कुदरत ने इंसान को इस कायनात में मुख्तलिफ अशिया अता की हैं। इंसान अपनी मेहनत से इनमें से अफादियत का अंसर शामिल करता है, इसे पैदाइश दौलत का नाम दिया जाता है। लिहाजा पैदाइश दौलत से मुराद किसी शय में अफादा के साथ साथ इसका कदर का पैदा होना। पैदाइश दौलत यही कि जिसके ज़रिए अवामिल को इन अशिया खिदमात में मुंतकिल किया जाता है, उनकी सिर्फ सरमायाकारी के लिए ज़रूरत होती है। पैदाइश दौलत से मुराद के कौन कौन से ऐसे आमिल हैं जो कि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, तो स्टूडेंट उनको हम कहते हैं आमलीन पैदाइश। दौलत को पैदा करने वाले आमिल 4 आमिल हैं। जो दौलत को पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? आमलीन पैदाइश। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था स्टूडेंट, आमलीन पैदाइश कौन से हैं। सबसे पहला है ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। शय छोटी हो या बड़ी, मुख्तलिफ अवामिल की मुश्तरका कोशिशों से वजूद में आती है, जिन्हें हम आमलीन पैदाइश कहते हैं। शय को पैदा करने के जो भी आमिल हैं, हम इनको क्या कहते हैं? आमलीन पैदाइश। यानी कि शय को पैदा करने वाले जो ज़रिए हैं, जिनके ज़रिए कोई भी शय पैदा की जाती है, इनको हम क्या कहते हैं? आमलीन पैदाइश। इसमें कौन कौन से हैं? ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ये चारों आमिल किसी भी शय को पैदा करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करते हैं, इनको हम कहते हैं आमलीन पैदाइश। सबसे पहला है ज़मीन। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, ये चारों आमलीन पैदाइश हैं जो कि किसी भी शय को पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं। इन चारों मिलकर ही किसी शय को पैदा करते हैं। अगर इनमें से एक भी ना हो तो किसी शय को पैदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज़मीन, इसके
इसके बाद पढ़ेंगे मेहनत, इसके बाद पढ़ेंगे सरमाया और इसके बाद पढ़ेंगे आजर। हम इनको डिटेल में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।